नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी इकाईवार नवीनतम पाठ्यक्रम एवं अंक योजना पर आधारित युगबोध परीक्षा बोध के हल देखेंगे। यहां पर हमें 11वीं में फिज़िक्स विषय में भौतिक विषय की हमें इकाईवार जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका इसमें समावेश किया गया है। पिछले सालों में जो प्रश्न आ चुके हैं उन्हें यहाँ पर यूनिट वाइज व्यवस्थित करके आपको बताया गया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है अध्याय 1 मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है काय का, समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का या द्रव्यमान का। तो इसका सही आंसर है दूरी का। इसके बाद है फर्मी मात्रक है ऊर्जा का, संवेग का, लंबाई का या बल का। तो इसका राइट आंसर है सी, लंबाई का। निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान है? बल व शक्ति, दाब व प्रतिबल, प्रतिबल व विकृति या दाब व बल। तो इसका राइट आंसर होगा दाब व प्रतिबल। ऊर्जा का मात्रक नहीं है वॉट, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कैलोरी। तो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलोरी इसके मात्रक हैं, लेकिन वॉट नहीं है। वस्तु के वेग v और समय t के मध्य निम्न संबंध है। v बराबर at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो a, b और c की विमाएं होगी। इसका राइट आंसर होगा बी। 4.12 गुणित 10 की घात 5 का कोटि मान है। ऑप्शन नंबर सी, 5। निम्न में से किस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मूल मात्रक नहीं है मीटर, केल्विन, लीटर या एम्पीयर। तो मूल मात्रक नहीं है लीटर। एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर निम्न विमाहीन राशि है। जी, रेनॉल्ड संख्या, लेंस की शक्ति पी या गैस नियतांक। तो इसका राइट आंसर होगा रेनॉल्ड संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो मीटर, कैंडेला, मोल या जूल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जूल। ये मध्य प्रदेश 23 में आया है, ये 22 में आया हुआ प्रश्न है। इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। आवृत्ति का मात्रक, कार्य का मात्रक, 1 एम्पीयर, और इस तरफ हमें यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं। और यहाँ देखें तो ये है आपेक्षिक घनत्व, ऊर्जा का विमीय सूत्र। ये सही जोड़ी हमें मिलाना है। तो यहाँ देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? आवृत्ति का मात्रक होगा हर्ट्ज। फिर दूसरा है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होगा जूल। फिर 1 एम्पीरियर बराबर हो जाएगा 10 की घात -10 m। इसके बाद अगला है आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व होगा, चौथे का है सी वाला सही, m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 0। ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा m की घात m, l की घात 2, t की घात ऋण 2।
तो इस तरह से ये सही जोड़ी बनेगी। यहाँ आवृत्ति का मात्रक हर्ट्स, कार्य का मात्रक जूल, 1 एम्पीयर बराबर 10 की घात ऋण 10 m, और आपेक्षिक घनत्व के आगे ये आएगा और ऊर्जा का विमीय सूत्र ये होगा। इसके बाद एक और सही जोड़ी दे रखी है हमें, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, पारसेक और खगोलीय मात्रक। तो माइक्रोन का आएगा डी वाला ऑप्शन, 10 की घात ऋण 6 मीटर। इसके बाद एंगस्ट्रॉम का आएगा ई वाला, 10 की घात ऋण 10 मीटर। फर्मी मिलेगा 10 की घात ऋण 15 मीटर। पारसेक, तो पारसेक का आएगा सी, 3.08 गुणित 10 की घात 16, और खगोलीय मात्रक का आएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सही जोड़ियाँ हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। इसके बाद है मात्रक किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक का मान मीटर में लिखिए। तो एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर इसका जो होता है मान होता है। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका मात्रक है? लंबाई का। ये एक वाक्य या एक शब्द में जो प्रश्न आते हैं वो वाले प्रश्न थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला दिया है किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान प्रयुक्त मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। 1 नैनोमीटर 10 की घात ऋण 9 मीटर के तुल्य होता है। मानकों की सबसे बाद में विकसित की गई पद्धति SI पद्धति है। पाइसन निष्पत्ति विमाहीन राशि है। दाब का विमीय सूत्र m L की घात ऋण 1 T की घात ऋण 2 ये आएगा। आवेश का विमीय सूत्र m L T -1 है। प्रतिबल का विमीय सूत्र m L -1 T 2 है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणित 10 की घात 15 के तुल्य है। 15 मीटर के तुल्य है। 11वां है 1 nm 10 की घात ऋण 9 मीटर के तुल्य है। बल का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है m L
टी ऋण 1 ऋण 2। ये भी देखिए मध्य प्रदेश 22 में ये पूछे गए हैं। इसके बाद सत्य असत्य है। ऊष्मा एवं कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, तो ये सत्य होगा। V बराबर U प्लस AT सूत्र को विमीय विधि से व्युत्पन्न किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। आवेग तथा संवेग की विमाएं भिन्न होती है, नहीं, गलत है ये। दाब, यंग प्रस्तावस्था गुणांक तथा प्रतिबल का विमीय सूत्र ml-1t-2 है, तो ये सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, तो ये भी सही है। इसके बाद मात्रक बदल जाने से भौतिक राशि के सार्थक अंकों की संख्या बदल जाती है, तो ये गलत है। विमीय सूत्र अथवा मात्रक समान होने पर भी भौतिक राशियों का समान होना आवश्यक नहीं है, तो ये सत्य है। विमीय विधि से नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ये असत्य है। विमीय विधि से 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर राशि का सूत्र निकाला जा सकता है, ये भी असत्य है। तो ये यहाँ पर हो गए सत्य असत्य। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्न में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ हमें बताना है। पहला है 2.64 × 10⁻²4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। और 0.007 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। विमा का क्या अर्थ है? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। इसके बाद है विमीय सूत्र से आप क्या समझते हो, अथवा विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। इसका रूप है x बराबर MA L B और T C होता है, जहाँ A B और C क्या है? स्थिरांक हैं। ऐसी 2 भौतिक राशियाँ लिखिए जिनके विमीय समीकरण समान हैं। कार्य एवं बल आघूर्ण और विमीय सूत्र क्या है दोनों के? M1L2T-2। किन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र M1L-1T-2 है? तो प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल दाब। सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण के लिए 0.007 में सार्थक अंक कितना है? 1 है। एंगस्ट्रॉम से क्या तात्पर्य है? यह लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यह हमें अच्छे से याद करना है। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिनकी इकाई है किंतु विमा नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी इकाई तो है परंतु विमा नहीं है, कौन कौन सी होगी? कोण। कोण की इकाई क्या है? रेडियन है, किंतु ये विमाहीन राशि है। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? तो ये है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं सदैव समान होती है, अर्थात केवल उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। इनके हमें क्या लिखना है? विमीय सूत्र लिखना है। आवृत्ति, तो आवृत्ति का होगा M0L-T-1। शक्ति, तो शक्ति का होगा ML2T-3। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा ML-1T0। और गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का होगा ML2T-2। इसके बाद है निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। ऊर्जा, ऊर्जा का विमीय सूत्र है ML2T-2।
प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसका है ml-1 T0। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है मात्रक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें मात्रक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। मात्रक के संकेत एक वचन में लिखना चाहिए। मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय सभी अक्षर छोटे होते हैं और मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। इसके बाद है एसआई प्रणाली के प्रमुख गुण लिखिए। तो इस प्रणाली में एक भौतिक राशि का केवल एक मात्रक होता है। इस प्रणाली के मात्रक निरपेक्ष होते हैं। यह एक दार्शनिक प्रणाली है, यह एक संबद्ध प्रणाली है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, एसआई प्रणाली एक संबद्ध प्रणाली क्यों है। तो यह प्रणाली एक संबद्ध प्रणाली है क्योंकि व्युत्पन्न राशि के मात्रक केवल मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो मूल मात्रक, और ये प्रश्न भी आता है, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। एसआई में 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कैसी है, असीमित है। अगला है लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश की इस दूरी को तय करने में 8 मिनट एवं 20 सेकंड लगता है। तो प्रकाश की चाल c बराबर कितनी आ गई, 1। लंबाई का नया मात्रक s ऋण 1 है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है, 60 × 8 + 20 500 सेकंड। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी बराबर प्रकाश की चाल गुणित समय, इसमें मान रखेंगे। तो 1 लंबाई का नया मात्रक s ऋण 1 गुणित 500 सेकंड, तो 500 लंबाई का नया मात्रक। इसके बाद अगला है भौतिक समीकरण v² बराबर u² + 2ac की शुद्धता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका हल दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा हल दिया हुआ है इसका। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश 2023 में पूछा हुआ है, समीकरण t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद दिए गए समीकरणों की विमीय विधि से शुद्धता की जांच कीजिए। ये 2019 NCERT में पूछा हुआ प्रश्न है। y बराबर a sin vt और s बराबर ut + 1/2 at², इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो ये हल दे रखा है, ये a का हल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद b का हल ये दे रखा है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 9, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका ये हल दे रखा है। तो अंत में हमारे पास निष्कर्ष निकला कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। किसी गैस के दाब P तथा आयतन V और ताप T में
वॉन वाल के अनुसार निम्न संबंध होता है। तो यहाँ पर ये जहाँ P धन A बटे V की घात 2 गुणित V ऋण B बराबर RT, जहाँ A तथा B नियतांक है तो A और B की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका हल दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न नंबर 11 है विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो ये विमीय विश्लेषण की यहाँ पर सीमाएं लिखी हुई है। तो इसका आंसर है इस विधि से विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से त्रिकोणमिति, लघुगणकीय आदि वाले समीकरणों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से ऐसे नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसकी विमा होती है। उदाहरण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G। इस विधि से उस समीकरण को निगमित नहीं किया जा सकता जिसमें एक से अधिक पद हैं। उदाहरण के लिए S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यदि किसी भौतिक राशि का मान 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ये इस विमीय विश्लेषण विधि की सीमाएं हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 12। विमीय विधि द्वारा MKS पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को CGS पद्धति में अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर इसका हल दे रखा है ये। एक जूल बराबर आ जाएगा 10 की घात 7 अर्ग। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है 2022 में पूछा हुआ है ये। SI पद्धति में सभी मूल राशियों तथा इनके मात्रक लिखिए। तो SI पद्धति में 7 मूल राशियां हैं। लंबाई मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। इनके मात्रक हैं ये। फिर विमीय विश्लेषण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो विमीय विश्लेषण के कौन से 2 उपयोग हैं? विभिन्न भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना और भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सूत्र को निगमित करके बताया हुआ है। इसका हल यहाँ से है। ये यहाँ पर इसका व्यंजक हमें मिला, T बराबर K √L/G। अगला है प्रश्न नंबर 2। वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक तथा उनके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर ये ध्वनि के वेग का सूत्र यहाँ पर निगमित किया हुआ है। तो हमें आखिरी में जो सूत्र मिला है वो मिला है V बराबर K √E/D। प्रश्न नंबर 3 है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये उत्तर इसका दे रखा है। प्रश्न में उसने हमसे पूछा था कि ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो विमीय विधि से इसकी चाल हमें ज्ञात करनी थी। कितनी आई यहाँ पर 1095.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है अगला प्रश्न, सार्थक अंकों से क्या अभिप्राय है? किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है? तो किसी संख्या में विद्यमान विश्वसनीय अंकों को अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के
निम्न नियम है। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण यहाँ पर 1.593 में कोई शून्य दिख रहा है क्या? नहीं है, सारे अंक हैं। तो 4 सार्थक अंक हैं। कौन कौन से? 1, 5, 9 और 3। किन्हीं भी 2 अशून्य संख्याओं के मध्य विद्यमान सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, तो ये जो बीच वाले शून्य भी हैं, ये भी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है 102.3005 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 7। इसके बाद दशमलव बिंदु वाली संख्या में अशून्य संख्या के दाईं और अंत में के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये एक संख्या है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। 1 से छोटी संख्या में दशमलव बिंदु और प्रथम अशून्य संख्या के बीच के शून्यों को सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं करते। उदाहरण के लिए 0.03 में दशमलव बिंदु और 3 के मध्य आने वाले दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं है। ये वाले दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। दशमलव बिंदु रहित संख्या में दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 है ना। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसके बाद है गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ut + ½ at² को विमीय विधि से सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर इसका यह हल दे रखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आंकिक प्रश्न है, धातु के किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.230 मीटर, 1.005 मीटर और 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका हल दे रखा है। अगला है भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के बीच है। यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, लेकिन स्थिरांक c को भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0/√1 - v²। अनुमान लगाइए c कहाँ लगेगा? तो यहाँ पर ये इसका हल दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य एक ऊष्मा प्लाज्मा आयनीकृत पदार्थ है जिसके आंतरिक क्रोट का तापमान 10⁷ K से अधिक है। इसके बाह्य पृष्ठ का तापमान 6000 K है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता। आपको सूर्य का घनत्व किस परिसर में होने की आशा है? क्या यह ठोसों, तरलों या गैसों के घनत्व के परिसर में है? क्या आपका अनुमान सही है? इसकी जांच आप निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान दिया है 2.0 × 10⁻30 kg और सूर्य की त्रिज्या दी है 7.0 × 10⁸ मीटर। तो यहाँ पर इसका ये हल दे रखा है। और निष्कर्ष निकला है कि सूर्य का घनत्व ठोस और द्रव्य की सीमा है, न कि गैस की सीमा में। तो यहाँ हमने अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे के वीडियोस में हम आने वाले अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।